आंसर ज़्यादा ज़्यादा। हाँ जी, सॉल्व करेंगे, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। वही ना फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं लिखा। देखो गॉस समझ रहे होगे, लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। कुछ सिंपल है, ये भी एक तरह से एनालॉजी है इसका, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट का। ध्यान में क्या बोल रहा है, इसको याद करने का मतलब आपको समझना होगा। पहले फिर से एक बार, गॉस लॉ ऑफ या इन इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में आप सबको याद होगा गॉस लॉ में क्या पढ़ाए थे कि अगर कोई सरफेस, मान लो ये एक स्फीयर है, नॉट ए सरफेस, स्फीयर है, एक सरफेस है, नॉट ए सर्कल, ये मैंने मान लिया का स्फीयर, इसने एक चार्ज को इनक्लोज किया, वो चार्ज मान लो क्या है, ये चार्ज किस चीज को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक बाहर के होगा। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे हम लोग, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, पढ़े हम, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई डॉट ds, ds था आपका सरफेस, एस मीन सरफेस एरिया इसका हो गया, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया को ds है। मान लो ये बॉल था, ये इसका बहुत छोटा सा एरिया जो होगा तो स्मॉल एरिया को क्या कहे, ds कहे। उन छोटे छोटे एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास कर रहा है, उन सबों का इंटीग्रल जो था वो पढ़ाए थे 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, टोटल चार्ज इनक्लोज, पढ़ाए इसको ना। ऐसे आपको याद ये भी होगा, हमारे ख्याल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक पढ़े थे, E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला था 1/ε0 × Q, मतलब दोनों सेम ही है। ये एरिया कब बनेगा, तो E बाहर आएगा, E बाहर आएगा कब, पहले डॉट हटाएंगे, डॉट तब हटता है जब E ds cos कितना हो, 0। हम याद किए पढ़ाए थे एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाहर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना कर बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होगा, जो इस सरफेस के अलोंग पास कर रहा होगा, वो भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। दोनों के बीच का एंगल अगर 0 होगा तो E डॉट ds में हटेगा डॉट तो cos आएगा, डॉट में आता है cos, क्रॉस में क्या आता है sin, cos 0 हो गया, cos 0 मान 1, ये पूरा पट हट गया, मतलब E ds में डॉट हटा दिया हम लोग। अब E बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम होगा, अगर चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर, तो हम लोग E को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल क्या होगा, ds बचेगा, इक्वल टू कितना, Q/ε0 ds का सरफेस एरिया, पूरा होल सरफेस एरिया क्या इसका होगा, जब a मान लीजिए। हालांकि इससे कोई काम नहीं है, बस इसको ध्यान रखो तुम इतना ही कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो 1/ε0 टाइम तक इसके टोटल चार्ज इनक्लोज, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ध्यान में क्या बोल रहे हैं, इसी में याद करोगे, अगर हम एक चीज और समझाएं तो तुम अपने आप समझ आ जाएगा। मान लो कि अगर यहाँ पर इसमें चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक -q चार्ज था, एक मान लो +q चार्ज है, उसके बाद मैं पूछूंगा कि इसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/ε0, टोटल चार्ज पूरा कितना है, टोटल चार्ज निकालने का अलजेब्रिक सम करते हैं, -q + 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग 0 हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पर 0 हो गया ना, टोटल चार्ज 0 हो गया। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हम सब पढ़े हैं, एक सिंगल चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अब यहाँ पर आओ ध्यान से, यहाँ भी हमने एक सरफेस लिया, एक सरफेस लिया हमने, और मैं कहूंगा कि कोई भी मैग्नेट होगा, यहाँ पर इसके चार्ज को हम लोग माइनस करिए तो 0 हो गया ये, कोई भी मैग्नेट होगा वही ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास तभी करेगा जब एक मैग्नेट इसके अंदर, सही है क्या, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तभी पास करेगा जब एक मैग्नेट इसके अंदर हो, जब मैग्नेट इसके अंदर होगा। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ आया होगा, -q से +q, पढ़े ना, -q से +q,
यहाँ अगर ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, इसका स्ट्रेंथ QM लेंगे, इसका स्ट्रेंथ भी QM लेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा फील्ड नॉर्थ साउथ रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस। जब दोनों अपोजिट थे, जहां माइनस से प्लस गया तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल मल्टीप्लाई जो कितना 0 हो गया ना। वैसे यहां पर भी अगर पूछेगा आपसे व्हाट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया, यहाँ भी ई था, यहाँ बी हो गया, यहाँ भी सरफेस एरिया ds है, यहाँ भी ds है, और यहाँ पर क्या 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, चूंकि एक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां गया, नॉर्थ से साउथ। जब एक यहाँ और एक बार और ध्यान देना आपको, ये तभी पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना जब दोनों पोल हो। ये पॉसिबल तब भी था जब एक चार्ज होगा, ये 2 चार्ज पॉसिबल, ये 3 चार्ज में ही पॉसिबल है, बट ये तभी पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड को इनक्लोज करेगा जब एक मैग्नेट इसके अंदर हो, और जब भी मैग्नेट इसके अंदर होगा उसके नॉर्थ साउथ दोनों होंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ दोनों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा, साउथ को जाएगा। आप पढ़े थे इस दोनों का पोलर स्ट्रेंथ सेम होता है और होता है अपोजिट। सेम और अपोजिट होने के कारण यहाँ पर टोटल जो मैग्नेटिक पोल जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0। जिस तरह यहाँ इसको कंपेयर किया वैसे ही इसका ये एनालॉजी हो गया कि यहाँ पर एक चार्ज हो सकता है, बट यहाँ पर अगर हम 2 चार्ज लेते हैं तो टोटल चार्ज 0 होता है। और यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब आपके पास 2 पोल हो, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ जब अंदर होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये भी एक क्लोज लूप बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ से साउथ चला गया। हम लोग को काउंट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना इसे पास कर रहा है, यहाँ पास करेगा ही नहीं क्योंकि नॉर्थ से साउथ इन करके खत्म हो गया। इसीलिए यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो कितना होता है, 0 होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कर सकते हैं। इसी को phi-b भी करते हैं। ठीक है, जिसे इसको कहते हैं phi-e, अभी जस्ट इसको प्रायोरिटी क्या करते हैं, इसको phi करते हैं, उस तरह इसको हम लोग phi-b करते हैं। मीन्स कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के द्वारा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा कोई सरफेस से वो कितना होगा, 0 होगा। या इसी को कहते हैं गॉस लॉ ऑफ व्हाट, मैग्नेटिज्म, जिसमें पढ़े हो B डॉट ds का मान कितना होगा, 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस बाय ए मैग्नेटिक डायपोल, क्या बोलोगे, 0। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल से जो फील्ड लाइन था वो नॉर्थ से निकला और साउथ की ओर चला गया। ठीक है, वो सरफेस को क्रॉस करेगा ही नहीं, और क्रॉस करेगा भी, मान लिया जाए तो सपोज करो कि इसका फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा था, इसका हम लोग इतना बड़ा सरफेस लिए तो नॉर्थ से निकला और वापस से साउथ इन कर गया, जितना बाहर निकला उतना अंदर इन कर गया, कट खत्म हो गया, कट के 0 हो गया, नेट जो फील्ड से पास 0 हो गया, इसलिए कहेंगे यहाँ फ्लक्स 0। लेकिन यहाँ पर तुम पढ़े थे कि चार्ज से अगर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर इनफाइनाइट फ्लक्स मिलता है, वापस लौट के नहीं आता, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉसिबल है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी 0 होगा, ये पॉसिबल है, मींस ये 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है और 0 के इक्वल नहीं भी हो सकता, बट ये हमेशा 0। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप सिंगल पोल को इसके अंदर रख सकते नहीं है, तो एक सिंगल पोल कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं, कोई भी मैग्नेट होगा उसके 2 पोल होंगे। ठीक है, एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, बट एक सिंगल मैग्नेट का एक पोल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। बस यही मेन यही सच में कि टोटल सरफेस इंटीग्रल जो आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 हमेशा होगा, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे phi-b। phi-b को हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमेशा क्या होगा, ठीक है। phi-e 0 भी हो सकता है और 0 से 0 नहीं हो सकता है, the phi-b 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, मींस पॉजिटिव। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिखाएंगे, देखो अभी हम इसका स्टेटमेंट लिख दोगे पहले। देखो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, नोट तो कर लिए इसको पहले, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म states that Gauss law of magnetism states that the surface integral of magnetic field
द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed surface is always zero. मीन पर नहीं पॉइंट आप हमेशा जीरो होगा. मीन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी मैग्नेट के कारण कोई सरफेस को इंक्लोज कर रहा होगा तो ऑलवेज कितना होगा? जीरो. ठीक है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? वो जीरो तभी होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब दो चार्ज इक्वल और अपोजिट. ठीक है. नोट कीजिए, दोनों को कंपेयर करके नोट करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा कैसे सब किए हैं. अभी ना ऑन हुआ, ऑन किया. ध्यान दो. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच, तुम लोग पढ़े भी होगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो साउंड को डिस्कस करता है, वो क्या कहते हैं उसको? वो पढ़े हो? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो साउंड के टॉपिक को पूरा डिस्कस करता है. जिस तरह लाइट को डिस्कस करता है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं. पढ़े हो? जो ब्रांच लाइट को डिस्कस करता है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं. जो ब्रांच साउंड को डिस्कस करता है उसको एकॉस्टिक कहते हैं. Acoustics. The branch of physics that deals with the study of light is called optics, and that deals with the study of light is sound is called acoustic. और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था इस सबको उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को जो ब्रांच डिस्कस करता है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म. टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं या इसी का एक और नाम है जियो मैग्नेटिज्म. जियो मैग्नेटिज्म. देखोगे यहाँ पर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म ऑब्लिक कर दोगे जियो मैग्नेटिज्म. जियो मैग्नेटिज्म होगा. जियो मैग्नेटिज्म. ठीक है. एक टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, दूसरा जियो मैग्नेटिज्म. जो आपका साउंड को किया वो एकॉस्टिक, जो लाइट को किया वो ऑप्टिक्स. ठीक है. हो गया रे. इस पर सब काम शुरू कर रहे हैं. इसके बारे में क्लास 10 में कुछ पढ़े हो फिर भी सुन लीजिएगा. याद होगा, पढ़े भी आप लोग होंगे कि एक सैफर्ड था जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेड़िया, जो गाय भैंस चराता है. उसका नाम था मैगिन्स. याद है नाम? उसका नाम मैगिन्स था. ग्रीस का रहने वाला था ये, है ना. ये जानवरों को चराने के लिए ले गया था. तो इसके पास कोई मानता है एक स्टिक था, कोई कहता है कि एक स्टिक जो था उसके पास, उसके स्टिक के एक किनारे में लोहे का रॉड लगा हुआ था. किसी का मानना है कि वो एक शू पहन गया था और वो शू पहले के समय में जो शू बनता था उसमें लोहे का चारों तरफ, जिससे हम लोग घोड़े के पैर में लेते हैं ना, चारों तरफ लोहा का, उस तरह से इसके पैर में भी जो जूता पहना हुआ था वो उसमें लोहे का कील था वो दिया हुआ था. जब वो एक बहुत बड़े स्टोन के पास गया तो वो स्टोन के पास जैसे ही पहुंचा, उस पर पैर रखा तो उसका जूता उससे अस्टक मतलब उससे चिपक गया. जो उसका शू था वो क्या कर गया, उसमें अस्टक कर गया. अस्टक करने के बाद उसको लगा कि इसमें कुछ है. ठीक है. वही चीज को बाद में डिस्कस किया गया तो मालूम चला वो क्या हो गया, मालूम चला कि वो क्या है, लॉर्ड अस्टॉन है. सबसे पहले उसका नाम पड़ा था मैग्नेट का, वो लॉर्ड अस्टॉन नाम पड़ा था. इसी को नेचुरल मैग्नेट कहते थे. इसी को नेचुरल मैग्नेट कहते थे. पहले जो सबसे पहला मैग्नेट पाया गया लॉर्ड अस्टॉन, इसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट का नाम दिया. चलिए, जो आपका आदमी था उसका नाम था मैगिन्स. ये कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस. एक जगह का नाम, उसका एक पार्टिकुलर प्लेस था, मैग्नेसिया नाम था उसका. मैग्नेसिया उस जगह पर रहने वाला था. ये सब ज्ञान को सामने आए, बस एक सीक्वेंस बन गया ये कि वो सैफर्ड था, जानवरों को घुमाने ले गया था, उसका स्टिक
एक पत्थर पे स्टक कर गया या उसका शू एक पत्थर पर स्टक कर गया, तो बाद में मालूम चला कि वो पत्थर नहीं, वो क्या था, एक लोडस्टोन था जो नेचुरल मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। ये छोटी मोटी कहानी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अब इसके बाद जब धीरे धीरे और आगे बढ़ा, साइंस डेवलप किया, तो मालूम चला कि हमारा अर्थ जो है, हम लोग का जो अर्थ है वो एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। अर्थ एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है। और सबसे पहला एजप्शन कहेंगे इसको, मतलब कोई इसका प्रूफ नहीं था। सबसे पहले लोगों ने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि अर्थ के सेंटर पर बहुत बड़ा एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। वो नॉर्थ और साउथ पोल का है, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अर्थ की चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहला एजप्शन लोगों का यही था कि अर्थ के सेंटर पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, जो अर्थ के चारों तरफ किस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। ये रफ फिगर होती है, ग्रिप फिगर नहीं है। तो सबसे पहला ऐसा ड्रॉ किया जाता है कि अर्थ के सेंटर पे क्या है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ देयर इज अ लार्ज बार मैग्नेट। बट बाद में जब साइंस डेवलप किया, आप लोग शायद क्लास 8 में याद किए पढ़े भी होंगे, एक बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट, उसके मैग्नेटिज्म के जो गुण होते हैं उसको तोड़ना है, डिस्ट्रॉय करना है। उसके मैग्नेटिज्म के गुण को डिस्ट्रॉय करने का क्या क्या ऑप्शन है, उसके मैग्नेट की क्वालिटी को खत्म करना है। तो मान लो ये बार मैग्नेट है, ये आप किसी लोहे को अपने में अट्रैक्ट नहीं करें, इसके लिए इसके मैग्नेटिज्म को लॉस करना पड़ेगा। इसको लॉस हम कैसे करें, इसको लॉस करने का एक तरीका यह है कि इसको हम लोग बहुत पीटें। क्या करें, इसको बहुत पीटें हार्ड सरफेस पर। इस हार्ड सरफेस पर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रक करेंगे, धीरे धीरे ये मैग्नेटिज्म की प्रक्रिया को लॉस करेंगे। दूसरा और एक और ऑप्शन है कि इसको बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करें, हीट करें। जिस तापमान पर हीट करें उस टेम्परेचर का नाम होता है क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर ये अपने सारे मैग्नेटिज्म के गुण को लॉस कर देगा, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब कि दो तरीके से आप मैग्नेट के गुण को खत्म कर सकते हैं। तो जब साइंस आगे बढ़ा तो सोचा कि अर्थ के सेंटर पर, आप लोग पढ़े भी होंगे, लावा होता है, पढ़े ना, लावा कोड़ में लावा बहुत ज्यादा तापमान पर होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होती है, यही लावा निकलता है। इसका मतलब कि अर्थ के सेंटर पे बहुत हीट है, बहुत ज्यादा तापमान है। जब बहुत अधिक तापमान है तो ये बार मैग्नेट जो लोगों ने सोचा था वहां होगा, वो तो कब का पिघल गया होगा, नहीं, इतने तापमान पर पिघल नहीं भी गया होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये क्या हो गया होगा, ये अपने सारे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस कर दिया होगा। ऐसा लोगों ने माना। बाद में जो लोगों ने माना कि इसके अंदर सेंटर पे बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, उसको गलत क्यों साबित किया हो, क्योंकि अर्थ के सेंटर में बहुत अधिक तापमान होता है, उस टेम्परेचर के कारण ये अपने सारे मैग्नेटिज्म को लॉस कर दिया होगा। इसीलिए इस पहले इलेक्ट्रॉन को लोगों ने क्या कर दिया, अरेंज कर गलत कर दिया। उसके बाद फिर साइंटिस्ट सोचा कि अब जो अर्थ के सेंटर पर जो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड है, लिक्विड्स हैं, वो फ्लूइड जरूर मूव कर रहे होंगे। नहीं, फ्लूइड मूव करता है ना, वही मूव किया हुआ फ्लूइड कई बार अर्थ से बाहर निकलता है। अब लोगों ने क्या समझा ना इसको, बस एक कहानी पर बंदोबस्त पर कोई इंपोर्टेंट इतना नहीं है। अब लोगों ने क्या सोचा इसमें कि अब सोचा कि जब ये थ्योरी फेल कर गया, फर्स्ट थ्योरी सबसे पहले लोगों ने माना था, उसको फेल करने के बाद लोगों ने सोचा कि अर्थ के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये मान लो बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जो कि लगातार घूम रहे हैं अर्थ के सेंटर के चारों तरफ, फ्लूइड है। फ्लूइड को लोग किस चीज से बना होगा, फ्लूइड एक मैटर है कि नहीं है, फ्लूइड बिल्कुल एक मैटर। और खास करके आप लोग पढ़िएगा, जब अर्थ का डिटेल पढ़िएगा, अर्थ के अंदर जो फ्लूइड है उसमें पढ़ोगे आयरन होता है, पिघला हुआ आयरन, मोल्टन कोबाल्ट, ये सब पाया जाता है इसके अंदर, अर्थ के सेंटर के अंदर। ये तब सोचा गया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लोगों ने ज्वालामुखी के सैंपल को टेस्ट किया तो पाया गया उसमें क्या, उसमें आयरन और कोबाल्ट का मात्रा है। जब अर्थ के अंदर से ज्वाला निकल रहा है तो वहां पर जो ज्वाला निकला उसको टेस्ट किया गया तो क्या पाया गया, उसमें आयरन और कोबाल्ट निकला। जब आप लोग पढ़ते हैं स्पेस से कई बार नाम सुने होंगे, एस्ट्रॉइड्स गिरता है,
एस्ट्रॉइड्स गिरता है ना, उस एस्ट्रॉइड्स का जब जांच करता है, टेस्ट करता है, तो साइंटिस्ट को मालूम चलता है कि स्पेस किस चीज से बना है, स्पेस में क्या क्या है। उस तरह से ज्वालामुखी जो अर्थ के अंदर निकल रहा है, अर्थ के कोर से निकला है, उस ज्वालामुखी का जब टेस्ट किया तो पाया गया कि उसके अंदर क्या कोबाल्ट और निकेल है। और यही कोबाल्ट और निकेल तो मेटल है। जब ये मेटल है तो उसके एटम्स होंगे, एटम्स हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। इन सबों में सबसे लूजली बॉन्ड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है और तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होंगे वो क्या होंगे? वो एटम से बाहर निकल जाएंगे। जितना भी एटम है सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल गया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इस कारण से, चूंकि तापमान बहुत अधिक है, इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी। और आप पढ़े हुए केमिस्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रॉन को देते एनर्जी तो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब बोलो ये क्या बन गया? अब ये आयरन एटम नहीं है, अब ये हो गया आयरन आयन। F इक्वल्स टू मान लो, अभी F ही एटम था, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया? ये बन गया आयन। अब आयन बन गया, आप लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ आयंस विल कंस्टिट्यूट व्हाट? करंट। इसका मतलब कि इसका जो फ्लो होगा चारों तरफ, अब फ्लो जो हो रहा है वो किस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है? करंट। मतलब कि अब लोगों ने माना कि आयंस फ्लो कर रहा है। इसका आयन तो कोबाल्ट और निकेल का आयन, वो जब फ्लो कर रहा है इस पाथ पर, जरूर यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हुआ होगा। और वो करंट हमेशा किस चीज को प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को आप पढ़े ना, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। इसी के कारण अब लोगों ने माना कि हाँ, इस अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला थ्योरी फेल हो गया। ये थ्योरी अभी तक चल रहा है, वर्तमान में ही थ्योरी काम। ठीक है, लोग का रिएक्शन था बार मैग्नेट, वो फेल क्यों कर दिया? क्योंकि बार मैग्नेट इतने अधिक तापमान पर अपनी सारी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। और ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो निकला ज्वाला, उसका टेस्ट किया गया तो पाया गया उसमें आयरन कोबाल्ट है। और आयरन कोबाल्ट में दोनों ये मेटल है। और मेटल जब मेटल आयरन से, मेटल जो आपका आयरन है उससे जब एटम्स को फ्री इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला क्यों? तापमान इतना अधिक है कि उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दिया कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। अब जो बाहर निकल इलेक्ट्रॉन, अब वो कहाँ घूम रहा है उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो एटम घूम रहा है, एटम भारी है ना, इलेक्ट्रॉन का होता है वो निकल गया, लेकिन जो एटम्स आपका है वो अभी भारी है, वो एटम्स अभी भी इसी पाथ में घूम रहा है। जब ये एटम्स घूम रहा है तो एटम्स तो अब चार्ज हो गया, मतलब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। और चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है? करंट को। और करंट अगर कोई चीज में फ्लो हो रहा है तो वो किस चीज प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। इसलिए कहा गया कि अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वर्तमान में इस कारण से। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। याद रहेगा ना, इसको लिखना ही पड़ेगा। एक भी चीज पूछेगा ना इसमें, एक भी चीज नहीं पूछेगा, बस इस जानना था जरूरी कि कैसे होगा प्रोड्यूस। कहो देखा मेरा दिखा दें, बोलता यस लगी लगा।